देखिए, ये अब तक हमने कवर क्या किया, आईयूएम को कवर किया और मैंने व्हाट्सएप उसमें नहीं था, मैंने डाल दिया, क्योंकि अब जब आप जाएंगे काम करने के लिए तो व्हाट्सएप ग्रुप हर जगह बने हैं, आपको मिलेगा, वो उसका हिस्सा नहीं था। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आगे आपसे बात करूंगा सीवी के ऊपर, कि सीवी बनाना कैसे बनाया जाए। और मैंने कुछ नहीं बताना, सीधी बात है कि वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, लेकिन आपको बता दूंगा 3-4 बेहतर फॉर्मेट है। इसके डाटा को अपने भर लो ताकि आप जहां भी भेजो तो लोगों को कम से कम पता चल जाएगा आपके, तो आपका इंट्रोडक्शन सीवी के थ्रू होता है। इसी तरीके से इसके अंदर एक चीज लिखी हुई थी कि रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन क्या होता है कि जब आप किसी इदारे में काम कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ आइटम्स की जरूरत होती है, वो हर कंपनी का अपना एक वो नहीं प्रोसीजर। मिल रही, आपको पर्ची नहीं मिल रही? फिर इसको पर्ची नहीं मिल रही भाई? बना ली थी। अच्छा, नंबर अपना माइक बंद करो। हाँ गीजर नहीं चल रहा। क्रैक नहीं हुआ उसको, पता नहीं कोई चीज प्रेशर तो उड़ गई है। नंबर अपना माइक बंद करो। नहीं नहीं, जो उसका वो वॉल वाली चीज नहीं होती, हाँ वो उड़ गई है, तो बंद कर दिया था। हाँ ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है, मैं क्या करूं, रिकॉर्डिंग रोक दूं? हाँ। ऐसे तो मैं सूंघता रहता हूँ कहीं से लीक ना हो रही हो, सर मुझे ये तो आप धमाका इनका कर ना म्यूट देगा। कर सकते हैं, 3-4 आप दिन से होस्ट है ना लगा तो के आप बैठा इनका म्यूट कर सकते हैं। कॉल कर दो, गालिब को कॉल कर दो, नंबर जिससे इनका नाम ही नजर नहीं आ रहा मुझे, इनको मैं म्यूट कर दूं। हाँ, एक नंबर साहब आ गए। अच्छा, चलिए अल्लाह इनका गिजर सही करा दे, हालात अच्छे नहीं है, वैसे तो इतनी जरूरत नहीं है, मौसम ऐसा हो रहा है। तो अब आप जब किसी इदारे में काम करते हैं ना, आपको चीजें खरीदने का एक तरीका कार होता है। कोई भी इदारा इस तरह नहीं करता कि वो किसी चीज की जरूरत पड़ी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज वो मुझे कुछ प्रिंट करना था, पेपर की जरूरत पड़ी, तो अब मैं ये तो नहीं करूंगा कासिद को पैसे दे के भेजूंगा, जाओ स्टेशनरी की दुकान से मुझे कागज ला दो, इस तरह नहीं होता। जब इदारे काम करते हैं उनका एक पूरा एक प्रोसीजर होता है, परचेजिंग का एक प्रोसीजर होता है कि पेन खरीदने तो कैसे खरीदने, पेंसिल, उसके स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं। हर इदारे के अंदर अप्रूव्ड सैंपल्स होते हैं, उसके ऊपर आप चीजों को खरीदते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है कि जो कि नॉर्मल नहीं है, तो आप उसके लिए कोटेशन माँगते हैं। आपको पता होता है कि कौन-कौन से इस चीज़ के सप्लायर हैं। उनको आप कॉन्टैक्ट कर लेते हैं और उसके लिए आप करते हैं। तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं, किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरर आपके पास लिस्ट के अंदर होते हैं कि जी ये चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने इदारे के लिए ऑफिस के किचन के लिए माइक्रोवेव खरीदना है। अब माइक्रोवेव ओवन के मैन्युफैक्चरर 4, 5, 6 आपको पता है कौन-कौन से ब्रांड हैं। अच्छा, प्राइवेट कंपनी में तो कोई मसला नहीं है, आप जिस ब्रांड का चाहे खरीद लें, कोई नहीं पूछता। बट इफ यू आर वर्किंग फॉर पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप इस तरह नहीं कर सकते कि जी मुझे सबसे अच्छा टॉप ऑफ द लाइन जो जर्मन कंपनी का है मुझे वो दे दो, नहीं। तो आप एक जेनेरिक स्पेसिफिकेशन बनाते हो कि जी मुझे माइक्रोवेव ओवन चाहिए, जिसका जो एरिया जो है इतना होना चाहिए, इतने क्यूबिक फीट का होना चाहिए, ये होना चाहिए, पावर कंजम्पशन मिनिमम होनी चाहिए, ब्ला जो भी आप बना दोगे। अच्छा, उसके ऊपर जो आपके जो सप्लायर होंगे जिनको आप भेजते हो या अखबार में इश्तहार दोगे या अपने वेबसाइट पे डाल दोगे, तो जो लोग आपको बिड करते हैं, बेसिकली जब आप ये बनाते हो ना स्पेसिफिकेशन, दैट इज योर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन व्हिच यू सेंड टू अ सप्लायर। उसके ऊपर आप भेज देते हैं। अच्छा, उसमें आप यूनिट मेंशन करते हैं, उसके अंदर आप प्राइस मेंशन करते हैं, यानी क्वांटिटी एंड प्राइस कि आप बताएं क्या कोट कर रहे हैं, सो दैट यू कैन एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के आप देख सकें कि कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने मांगी है वो तीनों को मैंने 5 आदमियों को भेजा था, 4 ने अप्लाई किया है, कोटेशन सबमिट की है, कैरेक्टरिस्टिक सबमिट कर रहे हैं। अब आगे जाके फिर आप प्राइस के ऊपर देखेंगे, प्राइस में कौन है और आफ्टर सेल सर्विस कौन बेहतर दे रहा है, जो-जो आप कंडीशन लगाएँगे। तो ये जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन हो सकती है, ये अखबार के इश्तहार की शक्ल में हो सकती है, ये आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई इश्तहार की शक्ल में हो सकती है, या आप लिंक्डइन के ऊपर दे दें, या आप अखबार में दे दें, या आप अपना जो है जो अप्रूव्ड सप्लायर की लिस्ट है, उन सबको आप भिजवा दें। आपके पास 5 अप्रूव्ड सप्लायर हैं, आपने उनको भेज दिया और उन्होंने अपनी कोटेशन दे दी है, आपको जो लोएस्ट मिला, आपने जो भी आपकी परचेजिंग कमेटी है, हर एक के पास एक हर इदारे में एक अप्रूवल होती है कि 5,000 तक की चीज़ ये खरीदेगा, 50,000 तक की इसकी इख्तियार है, 1 लाख का इसका, 5 लाख जो भी है, लिमिट बढ़ती चली जाती है, फिर जब लंबा काम होता है तो फिर कमेटियाँ होती हैं। तो ये कम होती हैं। अच्छा, मैंने जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन के सैंपल आपके लिए इंटरनेट से उठाए हैं, ये सिंपल सा है कि एक साहब जो हैं, वो जिसको भी लिख रहे हैं, नाम है, कंपनी का एड्रेस है, उस शख्स का नाम है,
ठीक है ना, कंपनी का एड्रेस लिख दिया, उसको उन्होंने लिख के, और जनाब बताइए हमें कि जो भी गुड्स आपको चाहिए ना, उसका आपने नाम लिख दिया। आप गाड़ी भी मांग सकते हैं, आप टोयोटा को लिख दें, आप टोयोटा सदर्न को आप लिख दें, या टोयोटा के जितने भी शोरूम हैं कि जी मुझे GLI चाहिए, तो 1300 वाली चाहिए, 1600 वाली चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, आप मुझे अपनी बेस्ट प्राइस दो। अच्छा, इसमें क्या होगा कि अगर आप फैक्ट्री से डायरेक्ट खरीदेंगे तो आपको मिलेगी महंगी। शोरूम वाला जब आपको देता है तो कभी-कभी आपको 5-10 हज़ार 20 हज़ार रुपए बच जाते हैं। इसलिए शोरूम वाला कम्पीट करता है, अगर टोयोटा के 6 डीलर हैं कराची के अंदर, तो आपस में एक-दूसरे से कम्पीट करते हैं, तो दे गिव यू द बेस्ट प्राइस, तो वो आप उन्हीं को कॉम्पिटिशन करा के कीमत करो। तो एक ये फॉर्मेट हो गया रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन का। एक ये फॉर्मेट है कि आपने आइटम लिख दिया, उसकी क्वांटिटी लिख दी, उसमें लिख दिया कि जीएसटी कितना होगा, और टोटल अमाउंट आपने लिख दिया कि जी वो फिर आपको आप फॉर्मेट के ऊपर दे देते हैं, वो आपको भर के दे देता है। इस आइटम में ये कीमत है, इतना जीएसटी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह वो नहीं लिखता, सेल्स टैक्स, और ये टोटल कॉस्ट है, और एंड के अंदर उसने ग्रैंड टोटल दे दिया। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपने 10 आइटम मांगे हैं और आपने 10 लोगों से बिड ली है। तो एक आदमी एक आइटम में महँगा है लेकिन 9 में सस्ता है, तो आप फिर ओवरऑल देखते हैं। आप ये नहीं करते, एक आइटम को आपने निकाल दिया, वो आपने आइटम नंबर 1 जो सबसे इसने महँगा दे रहा है, 9 आइटम इसके सबसे सस्ते हैं, तो आपने इससे कहा कि जी मैं तुम्हें आइटम 1 तुमसे नहीं लूँगा, आइटम 1 किसी और से लूँगा, ये दे दूँगा। नो, ये जनरली इंडस्ट्री की प्रैक्टिस नहीं है। ओवरऑल जो लोएस्ट होता है ना, कभी-कभी लोग ये करते हैं कि जीतने के लिए टेंडर जीतने के लिए वो अपनी किसी एक चीज़ में कीमत बढ़ा देते हैं, बाकी में तो ओवरऑल जो लोएस्ट होता है उसको देना चाहिए। ये एथिकली भी ये गलत है कि आप मतलब 9 चीज़ें एक से लें और 10वीं किसी से लें। तो ये फॉर्मेट बने हुए होते हैं इसके ऊपर। अच्छा, आपको कुछ करना नहीं होता, जिस जगह भी आप जाएँगे ना, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। पहिया बना हुआ है, आपको फॉर्मेट बन जाएँगे, मिल बने-बनाए मिल जाएँगे, उसी के ऊपर आप करोगे। जो असल काम होता है इंजीनियर का, वो दैट इज़ टू डील विद द स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन क्या है? उस चीज़ की जो आप खरीदने जा रहे हैं, स्पेसिफिकेशन प्रॉपर है या नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पंप खरीदना है, ठीक है ना? अब आपने देखना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल पंप चाहिए, यहाँ पे आपको अगर आप विस्कस प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, तो आप फैसला करेंगे, किताबें देख के, प्रोडक्ट का फ्लो देख के, हेड कितना चाहिए, आप फैसला करेंगे आपको गियर पंप लेना है कि आपको कौन-सा पंप लेना है। तो वो आप करके उसकी स्पेसिफिकेशन बना के अच्छा, यहाँ पे मुसीबत ये आ गई है पाकिस्तान में कि यू डोंट गो फॉर द बेस्ट। मतलब ये गवर्नमेंट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की पीपीआरए रूल्स आने के बाद ये बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जिस कंपनी में प्राइवेट में मैंने काम किया, उन्होंने एक फैसला किया और बड़ा जबरदस्त फैसला किया। उन्होंने कहा कि जी हम जितनी भी मोटर लेंगे वो सीमेंस से लेंगे, हम जितने भी पंप लेंगे केस भी जर्मनी से लेंगे, केस भी पाकिस्तान से लेंगे। और उन्होंने स्टैंडर्डाइजेशन कर दी कि चाहे लाहौर में हो, कि शेखोपुरा में हो, कि शिकारपुर में हो, पूरे पाकिस्तान में जिस जगह होगा, हमारा जो पंप होगा वो 550 जीपीएम का होगा, और जो मतलब गाड़ी भरने के लिए जो टैंक लॉरी भरने के लिए पंप यूज़ करेंगे, वो 550 जीपीएम का होगा, और जो टैंक लॉरी खाली करने के लिए होगा, वो 450 जीपीएम का होगा। उनकी मोटरें भी स्टैंडर्डाइज़ कर दी। इससे क्या होता है स्टैंडर्डाइज़ करने से कि शायद आप 4 पैसे ज़्यादा दे रहे हो, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट, स्पेयर होल्डिंग कॉस्ट, ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। तो वो फिर कंपनी क्या करती थी कि उन्होंने कराची के अंदर जो है स्पेयर्स मँगा के रख लिए, पंप की जो भी ज़रूरत पड़ सकती है, 5 मोटरें मँगा के रख ली, 2-4 पंप्स के पार्ट मँगा के रख ली जो उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती थी, अब यहाँ पे इतनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं टीसीएस होने की वजह से, या इवन बस सर्विस ऐसी है कि यहाँ कराची से सोराब रोड पे आपने पार्ट को चढ़ाया, सुबह को चढ़ाया, शाम को शिकारपुर में उसे डिलीवर कर दिया। तो उससे जो है आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाती है। अगर आपने 15 तरह के नमूने जैसे पीआईए ने किया ना, हर तरह के जहाज खरीद लिए, देन यू हैव टू कैरी अ वेरी ह्यूज इन्वेंटरी ऑफ स्पेयर्स ना, जितने आपके पास मॉडल ज्यादा होंगे, तो ये भी तरीका होता है। तो आई होप आई एम क्लियर ऑन रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। इज इट क्लियर सर? यस सर। ओके, यस सर। ये तो बाकी सैंपल वगैरह आप देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज और होती है जो कि इंडस्ट्री में यूज होती है और कंपनी में खास तौर पे ये होती है सरकारी इदारों में। एक होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जिसको हम आरएफक्यू कहते हैं, एक होता है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब आपने एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया, फॉर एग्जांपल अब जैसे मुझे गालिब बता रहे थे कि आप में से कुछ लोग पीपल्स स्टील मिल जा रहे हैं अपनी इंटर्नशिप करने के लिए, ठीक है ना? पीपल्स स्टील मिल के अंदर फर्नेस कौन सी लगी हुई है, जरा कोई मुझे बताएगा? यस इलेक्ट्रिक सर। आर्क। यस जी, सर। कौन सी बताइए, क्या कौन सी फर्नेस है?
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है, ठीक है ना। कितनी के टन कैपेसिटी की है? 16 टन सर। 30 टन की। 3 टन 30 की टन है। सर। ये 30 है कि 3 है? मुझे क्लियर कर दो भाई, एक 3 कह रहा है, एक 30 कह रहा है। 30 30 ओके। एक ही फर्नेस है, एक से ज्यादा फर्नेसेस है? सर, 2 फर्नेसेस है। 2 फर्नेसेस, दोनों की कैपेसिटी सेम है? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि 30 टन की फर्नेस अगर उन्होंने एक और लगानी है, वो फैसला करते हैं कि जी हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो हमें एक और फर्नेस की जरूरत है, 60 टन से हमारा पूरा नहीं हो रहा। अगर हम 24 घंटे भी ऑपरेट कर रहे हैं, हमने शिफ्ट बढ़ा के भी देख ली, 2 की जगह 3 शिफ्टें कर ली, लेकिन हमारा काम पूरा नहीं हो रहा, तो व्हाट विल बी द फर्स्ट थिंग दे विल डू? टेंडर जारी करेंगे सर। अच्छा, टेंडर किस चीज का जारी करेंगे? रिक्वेस्ट देंगे कि उनको टेंडर जमा कराएं वो लोग। ओके, और क्यों भाई, आप जा रहे हो, रोजाना जा रहे हो, देखते हो, बताओ ना मुझे। सर फिर कंपनीज आएंगी, उनको ऑफर करेंगी कि हम वो तो इतने बात पैसे की में स्टेज है ना भाई, पहली चीज तो आपको डिसाइड करनी है स्पेसिफिकेशन। मैंने भी आपको क्या कहा, सर, सबसे पहला काम ये करेंगे कि पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट देखेंगे। रिक्वायरमेंट के क्या है हिसाब से आपकी एग्जैक्टली जी सर, जरूरी नहीं आपको उसके 30 हिसाब टन की फर्नेस चाहिए हो। आपका जो काम है, वैसे जनरली ये होता है कि अगर आपका काम बढ़ रहा है ना, तो आप 30 की जगह हो सकता है 50 टन की लगा लो, कि जी मैं नई लगा रहा हूँ 50 टन की, और ये पुरानी जो मेरी 40 साल पुरानी हो गई है, तो मैं वक्त के साथ साथ जो एक एक करके इनको ऑब्सोलीट करता चला जाऊंगा, इनको डिलीट कर दूंगा और अपनी 50 टन की लगा लूंगा। आप अपनी रिक्वायरमेंट असेस करोगे, पहली चीज रिक्वायरमेंट। सेकंड चीज, आप रिक्वायरमेंट के बाद आप असेस करोगे कि मेरी स्पेसिफिकेशन क्या होगी इसकी, जो मैं 2 यूज कर रहा हूँ, ये क्या इससे मैं मुतमईन हूँ? जिस कंपनी ने मुझे प्रोवाइड की थी उसकी आफ्टर सेल सर्विस, हर चीज को देखते हुए, या 30 साल के अंदर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, मुझे ऐसी चीज मिल सकती है, ऐसी फर्नेस मिल सकती है जिसके अंदर बिजली की कंजम्पशन पुरानी फर्नेसेस के मुकाबले में मेरी बिजली की कंजम्पशन जो 30% कम हो। आप ये चीजें पहले रिसर्च करोगे लगाने से पहले ना। वंस यू आर वेरी क्लियर, तो आप बैठोगे फाइनेंस वालों के साथ, टेक्निकल को आप अपने पूरा बताओगे जी ये प्रोजेक्ट है, ये लगाना है, ये है, एस्टिमेटेड कॉस्ट ये होगी, और आप मार्केट सर्च करते हो पहले से आप सर्च करते हो मार्केट। ये नहीं कि आपने ब्लाइंड टेंडर कर दिया। आपको एक वेग सा आइडिया होता है कि जी अगर मैं 50 टन की लूंगा, कौन कौन से मैन्युफैक्चरर हैं, चाइना के आप देखोगे, आप जर्मनी के देखोगे, आप अमेरिका के देखोगे, उनको देख के, तमाम को देख के आप एक फैसला करोगे, और सबसे आप टेंटेटिव कोटेशन मांगते हो, कोई भी मना नहीं करता। आप टेंटेटिव नंबर वो आपको दे देगा, आउट ऑफ द, मतलब हवा में उठा के दे देगा जी ये जो है आपको $5 मिलियन की पड़ेगी, मैं हवा से एक नंबर पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो आपके पास एक नंबर आ गया, देन यू गो टू मैनेजमेंट अपनी प्रपोजल लेके, जो आपका टेक्निकल डायरेक्टर होगा वो सारे जब अप्रूव कर देंगे, फिर वो लोग बैठेंगे, पूरी टीम, फाइनेंस वाला बैठेगा, ये देखेगा। फिर एक चीज जो बनती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, कि आप अगर ये लगाओगे तो इसके बेनिफिट्स क्या है, $5 मिलियन का खर्चा है, पे बैक टाइम आपका कितना होगा, पूरी वो चीजें बन के उनने के उसके बाद एक चीज फाइनल होगी। नाउ यू फ्लोट रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। अब आपके सामने स्पेसिफिकेशन बड़ी क्लियर है, आप RFP जो बनाओगे उसके अंदर बड़ा डिफाइन कर दोगे। पहले उसमें आगे मैं स्टेप्स बताता हूँ उसके अंदर क्या स्टेप्स, ठीक है ना। ये दोनों चीजें कोई मुख्तलिफ नहीं है। RFP के अंदर जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज जो आप ले रहे होते हैं, और RFQ के अंदर भी आप वही चीज ले रहे होते हैं, लेकिन RFQ के अंदर आप नंबर भी डिफाइन करते हो। ये दोनों बहन भाई हैं आपस के अंदर ना, RFQ और RFP। लेकिन जनरली अगर आप देखेंगे ना, तो RFP जो है ज्यादातर पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट के अंदर होता है। कभी कभी आप ऐसा करते हो कि RFP में उसको कहते हो कि भाईजान मेरा मसला ये है, आप आइए, पूरा मेरे मसले को समझिए, और आप मुझे एक प्रपोजल सबमिट करें जिससे मेरा ये मसला हल हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब आजकल 2 ट्रेंड चल रहे हैं ना, कि एक अपनी कंपनी का IT होना चाहिए, जैसे कि आपके यहाँ पे एक IT डिपार्टमेंट, अपना डिपार्टमेंट है ना, हमदर्द का एक अपना IT डिपार्टमेंट है ना। अब वो कोर्सेज भी डाल रहा होता है, ये प्रॉब्लम आ रही है, फलाना हो रहा है, हेल्प डेस्क है, जो भी एक मसले होते हैं ना, अपना IT डिपार्टमेंट। लेकिन अब दुनिया के अंदर 60% वर्क जो है ना IT का आउटसोर्स हो चुका है, जिसको कि आप क्लाउड कहते हैं। मैं तो इतना बिल्कुल जाहिल हूँ इस मामले में, मुझे कंप्यूटर का, मोबाइल का इतना पता होता है कि कॉल ले लो, कॉल कर लो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैसेज दे दो, ईमेल भेज क्लाउड दो। और सर्वर्स के थ्रू कनेक्टेड सर। अब ये देखिए पूरी दुनिया में लोग अक्सर ये कर रहे हैं कि 60% वर्क ऑफ IT
कंपनियों ने करना छोड़ दिया है, वो क्लाउड के जरिए आउटसोर्स कर देते हैं। वो जो आउटसोर्स करने जो आपसे ठेका लेता है, उसके पास मल्टीपल क्लाइंट होते हैं, तो उसका टर्नओवर इतना ज्यादा होता है कि वो कॉस्ट जो आपको देता है, वो आपके अगर अपना पूरा आईटी डिपार्टमेंट बनाओगे, अपने सर्वर रखोगे, उसका बैकअप रखोगे, अपने लोगों को एम्प्लॉय करोगे, वो उससे आपको सस्ता पड़ता है। तो ये एक मैंने आपको बताया ना कि ये आपके एक प्रॉब्लम है, आपके सर में दर्द है। तो नाउ यू डिसाइड, यू आस्क द कंसल्टेंट और अ पार्टी कि भाई आप 4-5 लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप आइए, ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको स्टडी कीजिए। अब लेट्स गो बैक टू अवर एग्जांपल ऑफ फर्नेस, ठीक है ना? अब फर्नेस आपने लगानी है, 50 टन आपने डिसाइड किया, आपने किसी को बुलाया, जितने भी आपने देखा बड़े बड़े फर्नेस मैन्युफैक्चरर कौन है पूरी दुनिया के अंदर, सबने आपने सर्च किया, सबको आपने इनविटेशन भेजी। अब जाहिर है हर एक पाकिस्तान में नहीं होगा, किसी के लोकल एजेंट होते हैं, किसी के नहीं होते, कोई दुबई के आएगा, कुछ के आएगा। आप उनको बगैर अपने खर्चे पे वो आएंगे, आप उनको पूरा विजिट करा के अपना मसला बता देंगे। दे विल गो बैक एंड दे विल फॉर्म अ कंप्लीट पैकेज ऑफ सोल्यूशन फॉर यू। अब आप इंडिविजुअल सप्लायर के साथ मीटिंग करेंगे, बैठेंगे, आरएफपी को स्टडी करेंगे। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि आप सिर्फ ज़बानी उनको एक मोटी-मोटी आपने प्रॉब्लम बता दी कि ये मेरी प्रॉब्लम है। दे विल कम टू यू। बाज़ औक़ात ये होता है कि यू अपॉइंट अ कंसल्टेंट। आपके पास इतनी वो एक्सपर्टीज़ नहीं है। आप कंसल्टेंट को कुछ पैसे दे के उसको अपॉइंट कर लेते हो, वो आपके साथ मिलके एक स्पेसिफिकेशन पूरी डेवलप कर लेता है, एक तरीके से टेंडर डॉक्यूमेंट बना लेता है या रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल बना लेता है। देन यू सेंड दैट डॉक्यूमेंट टू मु तो ये डिफरेंट रूट्स हैं, काम एक ही होता है। तो आप आरएफक्यू के ज़रिए भी चीज़ खरीदते हो, आप आरएफपी के ज़रिए भी चीज़ खरीदते हो, लेकिन प्रपोज़ल के अंदर ये होता है कि यू आर नॉट बाउंड टू परचेज़। वैसे तो आरएफक्यू में भी ये होता है, आप चाहो तो किसी भी वक़्त एक कंडीशन होती है कि टेंडर कंपनी हैज़ द राइट टू कैंसल एनी और ऑल द मतलब जितने भी वो कर सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, फिर आपकी रेपुटेशन खराब हो जाती है। तो जनरली आरएफक्यू में आप छोटी चीज़ें खरीदते हो, जिसमें आइटम नंबर स्पेसिफाई होते हैं। उस टाइमलाइन में उसे सप्लाई करना होता है, अगर वो नहीं सप्लाई करता तो उसके ऊपर पेनल्टी आप डालते हो। आरएफपी के अंदर आप उसको कहते हो कि जी मुझे एक पूरी प्रपोज़ल दो। अब प्रपोज़ल लेने के त 2 तरीके हैं कि आप उसको इनवाइट करके उससे बनवा लें प्रपोज़ल या अपने आप अगर आप खुद कैपेबल हैं, आप खुद बना लें या किसी कंसल्टेंट को हायर कर लें, उससे आपने आरएफपी बना के फ्लोट कर दिया। अब उसमें आप देखते हैं कि जी फर्ज़ करें नई फर्नेस के लिए एक बिल्डिंग भी बनानी पड़ेगी। अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए तो आपको कोई टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, सिविल इंजीनियर बहुत हैं, सिविल की कंपनियाँ बहुत हैं पाकिस्तान के अंदर। तो देन यू विल डिसाइड कि मेरे जो बिल्डिंग बनेगी इसका रफ एस्टिमेट क्या आएगा? तो आप कहते हो कि जी इसकी कॉस्ट आएगी 30 करोड़ रुपए, ठीक है ना? पूरी मैं नई बना रहा हूँ, इतना एरिया होगा, इतने बनेंगे, इतना शेड होगा, ये होगा, सिविल का इतना वर्क इन्वॉल्व होगा। तो अब जो आप करोगे उसका उसको देखोगे देन यू हैव टू गो बाय द इंजीनियरिंग काउंसिल रूल्स। कि उसके लिए जब आप टेंडर बनाओगे, फर्नेस तो एक टेक्निकल चीज़ है, ज़ाहिर है कि यहाँ पे कोई नहीं बना सकता तो आप बाहर जाओगे। लेकिन बिल्डिंग के लिए जो आप बनाओगे, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल बनाओगे, उसके अंदर आप एरिया डिफाइन कर दोगे, अपना कर दोगे जी हाइट हमें ये चाहिए, शेड इस तरह के होने चाहिए, वेंटिलेशन ये होनी चाहिए, वो सारा कर दोगे और उसकी अगर आपकी कॉस्ट आ गई तो फिर आपने यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग काउंसिल रूल्स। इंजीनियरिंग काउंसिल अगर कहती है कि आपका जो है 20 करोड़ से अगर बड़ा काम है तो आपका ए कैटेगरी का आदमी करेगा, 1 अरब से ज़्यादा होगा तो पता है जिस तरह की जो कैटेगरी A1 वाला करेगा, तो फिर वो आप जो आरएफपी भेजेंगे ना उनको भेजेंगे आप। आपका जो रफ एस्टिमेट बना है, जिस कैटेगरी में फॉल करेगा अच्छा इसमें बुराई है इंजीनियरिंग काउंसिल वाले के अंदर कि जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की है नंबरिंग A1 ये जो है ये A11 जो है वो नीचे से नीचे टेंडर में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन नीचे वाले जो है ना सी वाला या बी वाला या ए वाला, वो बड़े टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। दैट इज अकॉर्डिंग टू द रूल्स के जो उनकी जो मैन पावर होती है, उनका जो पिछला एक्सपीरियंस होता है, उसको देखते हुए। लेकिन जो नीचे वाला होता है, वो एट ए डिसएडवांटेज होता है कि बड़ा वाला अगर उस टेंडर में आ जाए ना, तो कुछ नहीं कर सकता उसके साथ, अगर उसको खराब करने पे आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहरहाल ये है। तो आप उसके लिए अलग करोगे आरएफपी माँगोगे और अपना जो टेक्निकल काम है, उसके लिए अलग आरएफपी माँगोगे। अच्छा आरएफपी और आरएफक्यू का मैंने फ़र्क आपको बता दिया, ठीक है ना? कि उसमें यूनिट्स मेंशन करने होते हैं आपको आरएफक्यू के अंदर और आप प्राइस माँगते हो कि इस प्राइस के ऊपर मुझे दे दो। आरएफपी के अंदर यू आर आस्किंग फॉर अ प्रपोज़ल, डिटेल प्रोजेक्ट क्या है मेरा। अच्छा जब लिखने जाते हो ना, अभी आगे मैं आपको बताऊँगा, उसमें आपको किसी आदमी को अगर आप भेज रहे हो ना कि जी मुझे ये प्रपोज़ल दीजिए आप, तो बिफोर डिफाइनिंग योर प्रपोज़ल यू हैव टू डिफाइन योर कंपनी, व्हाट योर कंपनी डज़।
एक बाहर जो बैठा हुआ है बंदा, वो जरूरी तो नहीं कि आप इंटरनेट के ऊपर हों और आपका एक बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा वेब पेज बना हो, वो जाए उसके ऊपर देख ले, पढ़ ले, आपकी इंफॉर्मेशन ले ले। तो लेकिन आपकी जिम्मेदारी, हो सकता है हो आपका सब कुछ, हो सकता है वो, या तो आप उसके अंदर लिख दें कि प्लीज विजिट अवर वेबसाइट फलाना फलाना XYZ, आप उसको www फलाने को आप विजिट कर लें, वहां सारी इंफॉर्मेशन हमारी अवेलेबल होगी। या आप अपनी कंपनी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो जी, मैं पीपल्स स्टील मिल हूं, मैं 70 साल से काम कर रहा हूँ, ये नाउ द कंपनी डिसाइड्स टू एक्सपेंड द ऑपरेशन और ये blah, 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 ये हम करना चाहते हैं, फॉर दिस पर्पस वी वांट दिस। उसमें आप पूरे प्रोजेक्ट को, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वर्क का क्राइटेरिया क्या है, तो उससे आप पूरा एक सोल्यूशन मांगते हो। जैसे कि अभी मैंने आईटी की मिसाल दी कि आईटी के लिए आप 2 तरीके हैं ना। ERP का नाम सुना है आपने? हेलो, एनीबॉडी देयर? सर दोबारा रिपीट करिएगा। Yes, sir. ERP सॉल्यूशन क्या होता है? हाँ सर। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, कोई भी एंटरप्राइज जो होती है ना, अपनी कंपनी को इंटीग्रेट करने के लिए, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि इन्फॉर्मेशन रह जाती है, फाइनेंस वालों को ये नहीं पता होता मार्केटिंग वाला क्या कर रहा है, मार्केटिंग वाले को ये नहीं पता कि ऑपरेशन वाला क्या कर रहा है, सप्लाई चेन वाला क्या कर रहा है। तो वो एक ERP सिस्टम ले लेते हैं, जैसे कि आजकल पाकिस्तान में SAP बड़ा मकबूल हो रहा है, या JD एडवर्ड हुआ करता था, या ओरेकल का आपने नाम सुना होगा। ये सारे सिस्टम्स हैं, ठीक है। वो उनके डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, HR का मॉड्यूल अलग होता है, परचेजिंग का मॉड्यूल अलग होता है, ठीक है ना, सेल्स का मॉड्यूल अलग होता है, S&D का अलग, सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का मॉड्यूल अलग होता है। ये सारे मॉड्यूल्स होते हैं, वो आप ले लेते हैं। तो उससे ये होता है कि इंफॉर्मेशन एक फिंगर टिप पे आपके पास आ जाती है, आप अकॉर्डिंग टू द लेवल एक्सेस मिल जाती है आपको। जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ऑपरेशन के अंदर, मैं ये देख सकता हूँ कि आज किस लोकेशन से कितनी सेल हो रही है, तो मेरे पास अगर एक्सेस होगी, मुझे लाइव रियल टाइम में पता चलता चला जाएगा। तो अगर मैंने ये सोल्यूशन खरीदना है ना, तो आई विल गो फॉर विद ओरेकल, आई विल गो विद SAP। उनको मैं बताऊंगा कि भाई मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि मेरे जो टैंक है ना, उसके अंदर आप ऐसा सिस्टम लगा के दो कि जब क्रिटिकल इन्वेंट्री लेवल पे आए ना, मुझे एक अलार्म हेड ऑफिस में बज जाए। क्रिटिकल लेवल पे जैसे एक जगह है, यहाँ से कराची से आप निकले, अगर हैदराबाद की तरफ जाएं, हैदराबाद से आगे जाएं, तो एक जगह आती है दौलतपुर के नाम, ठीक। वहाँ पे तमाम कंपनीज के ऑयल स्टोरेज हैं। अब दौलतपुर तक का लीड टाइम जो है 8 घंटे है, 10 घंटे लग जाएंगे, 12 घंटे मैक्सिमम। तो अब जो कंपनीज कर रही हैं, वो ये कर रही हैं कि उसके अंदर अपना अल्ट्रासाउंड के मीटर लगा रही हैं, या इंफ्रारेड के लगा रही हैं, कि टैंक गेजिंग इक्विपमेंट कहलाते हैं। वो टैंक के ऊपर लगा कंपनी आके फिट कर देती है, वो उसके लेवल को जज करता है, और जो प्रोडक्ट की टेम्परेचर डेंसिटी को मॉनिटर करके मल्टीप्लाई करके टनेज में कन्वर्ट करके हेड ऑफिस को बताता रहता है। अब अगर 5000 टन का आपका टैंक है, आपने उसको डिफाइन कर दिया कि जी 1000 टन पे जब स्टॉक आए तो मुझे अलार्म आ जाए, तो आपको वहां के किसी बंदे को कोई कागज, कोई ईमेल लिखने की जरूरत नहीं है। दैट विल जनरेट एन अलार्म। जो भी सप्लाई को मैनेज कर रहा है, उसके पास एक अलार्म आ जाएगा कि एट सच एंड सच लोकेशन, टैंक नंबर फला फला फला, ये नंबर टैंक का, इसके अंदर क्वांटिटी हैज रीच द मिनिमम इन्वेंटरी लेवल, प्लीज अरेंज डिस्पैचेस। तो आप फौरन जहां से आप भेज रहे होंगे, आप ट्रांसपोर्ट वाले को भी एडवाइस कर देंगे तो वो चला जाए। ये सोल्यूशन लेना जो है ना, अगर मैंने फर्ज करें लेना है, तो इसके लिए इस वक्त पाकिस्तान में 50 कंपनियां काम कर रही हैं। तो आप उनको इनवाइट करेंगे कि जी मैं ये चाहता हूँ, ये मेरी तवक्कात हैं आपसे, आप जाइए, देखिए, मुझे बताइए कि सोल्यूशन क्या है। और अब यानी आप जब जाए ना इंडस्ट्री में, एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई चीज खरीदो ना, 3 साल की आफ्टर सेल सर्विस उसमें जरूर साथ डाल दें, क्योंकि ये बदमाशी ये करने लगे हैं वेंडर के, आपको चीज बड़ी सस्ती दे देंगे, और जब 1 साल के 6 महीने की वारंटी पीरियड गुजर गया ना, उसके बाद उसकी मेंटेनेंस करने में आपकी खाल उतार दें। जैसे कि मैं आपको मिसाल दूं, कंप्यूटर, ये आप प्रिंटर्स जो आजकल आ रहे हैं ना, आपने नोट किया पिछले 10 साल के अंदर प्रिंटर की कॉस्ट कितनी कम हुई है? नोट किया आपने ये बात? हेलो हेलो, No, Yes, sir. sir. यस सर। ये किया है ना आपने नोट? ये क्यों हुआ है? उन्होंने ये समझ लिया है कि कॉस्ट कम कर दो, हर बेवकूफ आदमी ले लेगा, और उसका जो कार्टेज है उसकी कॉस्ट वहां पहुंचा दो कि जब खरीदने जाओ कार्टेज आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फिर क्या होता है, आप लेके जाते हो रीगल के ऊपर, एम्प्रेस मार्केट के ऊपर, वहां पे आप जाली भरवा के लेके आते हो, और जो भी कर रहा हूँ, ये होता है नहीं होता प्रैक्टिकली? Yes, sir. आप चीजें उन्होंने सस्ती कर दी हैं,
स्पेयर पार्ट, तो यही आपके साथ वो उसमें भी करते हैं। अगर आप कोई चीज ले रहे हैं तो दोनों का फर्क मैं आई होप कि मैं आपको समझा सका हूं कि आरएफपी जनरली पाकिस्तान में प्राइवेट सेक्टर कम इस्तेमाल करता है, पब्लिक सेक्टर ज्यादा करता है। उसकी एक बड़ी वजह होती है, पब्लिक सेक्टर फंड्स के ऊपर हर एक की नजर होती है, कमेटियां होती हैं, नेशनल असेंबली की कमेटी होती है, फलानी कमेटी होती है, सेनेट की कमेटी होती है, वो देखते हैं। और खास तौर पर जबकि प्रोजेक्ट अरबों रुपए का हो, बिलियंस ऑफ रुपीज का हो, तो उसमें हर एक की बहुत ज्यादा नजर होती है। तो अब ये जो मैंने बताया आपको, पहले मैं बता चुका हूँ कि आपको कंपनी का डिफाइन करेंगे, आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन देंगे, प्रोजेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे, रिक्वायरमेंट देंगे, आप वेंडर की जो है आप बताएंगे किस तरह वो रिस्पॉन्ड करेगा, फॉर्मेट देंगे उसके ऊपर, और अपना सिलेक्शन क्राइटेरिया कि जी हम सिर्फ पैसे पे नहीं जाएंगे, हम भी देंगे। और उसके बाद आप उसको ये भी बताएंगे कि भाई ये प्रोजेक्ट की टाइमलाइन जो 3 साल है, 3 साल में करना है कंप्लीट इसको, अगर इससे बढ़ेगा तो मैं पेनल्टीज आपको पेनलाइज करूंगा। ये सारी चीजें आप उसके अंदर बताते हो। और लेकिन ये मतलब वट एवर रूट यू चूज ना, RFQ जो है जनरली आसान होता है, उसके अंदर ये इंटरनेशनल परचेज पे अप्लाई नहीं होता, ये जनरली अप्लाई होता है लोकल परचेजेस के ऊपर। कि आपने कोई चीजें, आपने फर्ज करें आप जब जाओगे ना, पहली चीज जिससे आपका इंट्रोडक्शन होगा ना फैक्ट्री के अंदर, वो कहलाता है कॉटन वेस्ट। क्योंकि अगर आप इंजीनियर हो और आपकी जेब में कॉटन वेस्ट नहीं है ना, तो आपके कपड़ों का तो बड़ा गर्क हो गया। आपका तेल से भी वास्ता पड़ेगा, आपका मिट्टी से भी वास्ता पड़ेगा, हर चीज से आपका वास्ता पड़ेगा। तो उन चीजों से बचने के लिए पहली चीज जो आपको सिखाई जाती है ना, कि एक भाई सेफ्टी की चीजें ये आप अपनी पूरी करें, लूज कपड़े ना पहने, ये ना। और जो आपका जो पहला जो आपका सुपरवाइजर होगा या जो कोच होगा, वो आपको पहली चीज ये बताएगा, भैया तुम्हारी दोनों जेबों में ना कॉटन वेस्ट या कॉटन जो कहलाती है ना, जिसको हम रैक्स कहते हैं, वो भरे हुए होने चाहिए। कि कुछ नहीं पता होता कि आपको कहाँ हाथ लगाना पड़े, क्या करना पड़े, मट्टी आपके हाथों पे लगे, तो वो आप करते जाते हो। और ड्रम रखे हुए होते हैं, जब आपने देखा कि बिल्कुल ही हो गया तो आपने उसमें फेंका, फिर आप अपने कमरे में आए या ऑफिस में आए तो आपने हाथ में धो लिया। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए कि सर्विसेज रिसीव करने के बाद इवैल्यूएशन करना उसका बहुत जरूरी होता है, क्वालिटी कंट्रोल बहुत जरूरी होता है। मेरे पास टाइम खत्म होना शुरू हो गया, पता नहीं आप लोगों के साथ मुझे क्या मोहब्बत है, आपको मुझसे मोहब्बत है कि 40 मिनट कैसे गुजर जाते हैं 2 दफा, मुझे पता ही नहीं चलता। तो ठीक है भाई। अच्छा, मैं आज ये काम करूंगा कि गालिब अपना आपने Okay, मुझे sir. ईमेल एड्रेस भेजना है। यस सर। ठीक? मैं अभी टेक्निकल प्रपोजल छोड़ रहा हूँ। टेक्निकल प्रपोजल नेक्स्ट टाइम जब ये 2 आदमी करेंगे, एक तो हमाद आप करेंगे, दूसरे कंबर करेंगे। हाउ टू राइट टेक्निकल प्रपोजल वो मैं बाद में आपके साथ कवर करूंगा, वो इसी का हिस्सा है। बट आई विल ईमेल बोथ दीज प्रेजेंटेशन जो मैंने आज आपके साथ की है, आपको IIM वाली भी भेज दूंगा जिसमें व्हाट्सएप भी शामिल है, और ये वाली भी भेज दूंगा। टेक्निकल प्रपोजल को आपसे आपके पास टाइम होता नहीं है, अगर मौका मिले तो पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं वापस। ये बताइए, जो मैंने नाम लिए हैं 2 के अलावा, हमाद के अलावा और गालिब के अलावा, तो इनमें से जो लोग हैं, इनमें से जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, एक साहब ने, किसी ने मुझे नाम लिया था, वो थल इंजीनियरिंग में कर रहे हैं इंटर्नशिप, मैं भूल गया कि नाम का। दानियाल अली खान। जी, दानियाल अली खान कर रहे हैं सर अभी। दानियाल तो हो गए ना, चलें थल को छोड़ देते हैं। अच्छा, अब बाकी जो लोग हैं, पीपल्स स्टील मिल में कौन कौन कर रहा है? सर मैं कर रहा हूँ ख्वाजा वजाहत, और हमाद कैसर, हसन हमाद कर रहे आफरीदी। हैं। हमाद तो ऑलरेडी कर चुके हैं, हसन भी कर चुके हैं, फारिग हो गए हैं। चलिए, आप कर रहे हैं ख्वाजा वजाहत, और कौन है इसके कर अलावा? ली सर, हम साथ थे, हम सर 5 स्टूडेंट्स हमजा थे, हमने तजम्मुल कर कर ली। चुके हैं। नहीं, मैं प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ। प्रेजेंटेशन जो है, हम आफरीदी साहब की भी हो गई है, और हमाद कैसर मुझे भेज चुके हैं, तो ये मंडे को कर देंगे। व्हाट आई वांट कि मंडे के लिए आप ख्वाजा साहब, जो भी आपका पूरा नाम है मेरे पास से गायब हो गया, ठीक यस है? सर। ख्वाजा साहब, आप जो है ना, मुझे आप जरा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस पे करके दिखाइए प्रेजेंटेशन। व्हाट इज ओके सर। इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस? ठीक है, ओके। यस सर। अच्छा, यस सर। यस सर। कर लेंगे आप? यस सर। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, ये तो 3 हो गए ना हमारे मंडे के लिए। अब ट्यूसडे के लिए कौन से नाम लिए थे? मैं तो नाम भी भूल जाता हूँ, इतने सारे। जल्दी बताइए कौन कौन, किस किस को मैंने कहा था सर ट्यूसडे के लिए? अमीन शाहिद, अरसलान अहमद और अमीन शाहिद और अरसलान अहमद। अच्छा, बिलाल। सॉरी, तीसरा नाम बिलाल क्या का लिया? नाम बिलाल। बिलाल। अच्छा, आप तीनों को मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। देखिए, अभी हमें इतनी खूबसूरत इसने फोटो दिखाई है दानियाल ने इनगट्स की। आप मुझे जरा इनगट बनाने का प्रोसेस बताइएगा। अरसलान, आपको दे रहे हैं काम।
स्टील इनगट्स कैसे बनते हैं, व्हाट इज द ट्रीटमेंट आफ्टर, एक दफा इनगट बन गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। मैं आपकी जो फील्ड है ना उससे बाहर नहीं निकलना चाहता, मैं आपको ये नहीं कहना चाहता कि जी मुझे कोई आप इधर उधर की कोई चीज बताएं, नहीं, आप ही की फील्ड में रहते हुए ना। अब इन्होंने जो कोई तस्वीर दिखाई थी मेरे दिमाग में चली गई है। अच्छा हमाद साहब, आप जो है ना मुझे ये बताएंगे कि गियर जो है, गियर्स जो बनते हैं ना गाड़ियों के, इवन साइकिल की जो चेन बनती है, गियर जो बनते हैं, सर मैं टेम्परिंग पे कर रहा हूँ ऑलरेडी। अच्छा आप टेम्परिंग पे कर रहे हैं, ओके ठीक है, छोड़ दें। तो तजम्मुल साहब थे, तीसरा बिलाल था ना, बिलाल साहब, हेलो। यस सर। बिलाल, आपने जो है प्रेजेंटेशन करनी है गियर्स के ऊपर, कि गियर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, किस मटेरियल से बनते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, केमिकल कौन सा स्टील उसके लिए सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। यस सर। गियर्स के ऊपर, टाइप्स ऑफ गियर्स। यस सर। ओके, तो 6 प्रेजेंटेशन हो गई हैं, 3 मंडे को होंगे, 3 ट्यूसडे को होंगी। आज मैं ये ईमेल कर दूंगा सर अमीन, मैं सर मेरा टॉपिक नहीं बताया सर आपने। अमीन अमीन आप ये मुझे बताइए कि व्हाट, चलें आपको मैं टॉपिक दे रहा हूँ कि अगर स्टील के अंदर व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सल्फर इन स्टील, व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सल्फर इन स्टील, ठीक है। अगर सल्फर एक सर्टेन लेवल पे बढ़ जाए तो क्या होता है, क्यों सल्फर को डेट्रीमेंटल समझा जाता है स्टील के अंदर। ये मैसेज जो जहन में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं चेंज कर दूंगा इसको। किताबें तो है ना आपके पास, पढ़ा तो होगा ना आपने, ये नहीं पढ़ा? यस सर, मिल जाए। चले ठीक है, तो 3 आदमी। Can you repeat my topic? सॉरी अमीन साहब, Can you repeat my topic? अमीन बात कर। अरसलान अहमद सर। अरसलान, मैंने गियर का अरसलान अहमद। बिलाल को दिया गियर का काम, कि गियर क्या होता है, इनका मटेरियल क्या होता है, मशीनिंग कैसे होती है, केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, किस स्टील से बनते हैं। ख्वाजा साहब को मैंने दिया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के ऊपर, ख्वाजा वजाद, ठीक है। अरसलान साहब, लेट मी थिंक, 6 आदमी तो हमारे पास हो गए हैं, मैं आपको मंडे को बताऊंगा आपके लिए क्या टॉपिक है। 3 मंडे के लिए, 3 ट्यूसडे के लिए हो चुके हैं। कंबर साहब मौजूद हैं, अगर आपका गीजर सही हो गया हो तो अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी सी बना लीजिएगा। हेलो कंबर, ये मेरे ख्याल से वो गीजर सही कराने चले गए। ठीक है जी, ओके, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगले मंडे को मुलाकात होगी। आज आपको ये सारी चीजें मैं भेज दूंगा। मैं रिकॉर्डिंग अब बंद कर रहा हूँ।